मैं ये नहीं कहूंगी सभी केसेस फेक होते हैं, पर ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिन पे फेक एलिगेशन लगाकर ऐसी छवि या तो जो समाज में राष्ट्र के लिए कार्य कर रही हैं या जो फेमस हैं तो उनको ऐसे ट्रैप में झांसा देकर उनको फंसाया जाता है, फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं और यदि पुरुष समाज पैसा नहीं देता है तो बाद में उनपे झूठे केसेस लगाकर उनको फंसाया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, पीछे एक छोटा सा एक हमारा गुट समूह जो महिलाओं का है और यही छोटा सा समूह हम पूरे महिला समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, जिसके कारण पुरुष समाज हमें एक शंका की दृष्टि से देखने लग जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ये कांड ना हो जाए, मेरे पर कोई झूठा एलिगेशन ना लग जाए। तो हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्पीड़न का विषय बन चुका है, क्योंकि हम महिला समाज ही एक मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही हैं और फिर हम पर ही जब ऐसे एलिगेशन लग जाएं, क्योंकि उत्पीड़न तो फिर महिलाओं का हर हाल में हो रहा है। जब ये कानून इस तरीके के हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और फिर हमारा ही दुरुपयोग हो रहा है, यदि मान लीजिए मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे उन सब पे ऐसे एलिगेशन लगाए जाएंगे तो उसमें जो हम महिलाएं हैं उनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो अब ऐसी छवि, जैसे कि अभी हमारे जो राजीव दीक्षित गुरुकुल हैं, उन्होंने 4 बार से अधिक सबसे वो अपना नाम दर्ज करा चुके हैं सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक करने में। उन्होंने 1082 लोगों का पूरा दस्तावेज भी दर्ज करा चुके हैं। तो अब एक ऐसी लोबी, उन छवि जो उन्होंने समाज के लिए सब कुछ दिया है और उन्होंने अभी तक 84,000 लोगों को फिजिकली और डिजिटली वो योग के स्वास्थ्य शिविर की कक्षाएं भी दे चुके हैं। तो अनेकों ऐसे कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में वो अनेकों ऐसे कार्य कर चुके हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, जैसे कि 1 मिनट में 1111 त्रिवेणी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराना। बाद में श्री आचार्य कमलकांत जी पर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया जाता है और फिर बाद में आचार्य जी उससे निर्दोष भी साबित हो जाते हैं। अभी आप सब मीडिया के हैं तो आप मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया को एक संकेत देना चाहती हूँ कि जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो हमारी मीडिया बोलती है देखो ये वैशी दरिंदा, इसने महिला के साथ किया बलात्कार, और आप मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर देती है जो जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ पर मीडिया उसको दरिंदा बना देती है और फिर बाद में जब वो निर्दोष साबित होते हैं तो यही मीडिया वाले गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो पुरुष समाज पे एक ठप्पा लग चुका है कि भाई इसने बलात्कार किया है, जब वो निर्दोष साबित हो जाता है तो ये भी समाज को दिखाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने दोषी करार दिया था। अब बात करते हैं उन महिलाओं की। अब जो ये महिलाएं इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, बाद में जब पुरुष समाज निर्दोष साबित हो जाता है, उसने इतना उत्पीड़न, इतना डिप्रेशन जो ये सब झेला है, वो इससे बाहर ही आने में उसे इतना समय लग जाता है। और जो आचार्य कमलकांत जी पे जो ये आरोप लगा था उसमें जो कितने सारे कैंसर रोगी थे उनका भी उत्पीड़न हो रहा था, चाहे वो पुरुष समाज था चाहे वो महिलाएं, और ज्यादातर उनकी जो पेशेंट हैं वो महिलाएं थी, क्योंकि जो आज के जो कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है हर घर में, तो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के कैंसर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे महिलाएं सबसे ज्यादा रो रही थी कि भाई हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और सोचो उस टाइम पे जिन कैंसर के कारण जिन महिलाओं की मृत्यु हुई थी उसका जिम्मेदार कौन था, उस उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन था। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर हम एक आवाज उठाना चाहते हैं कि दोनों के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था की जाए। यदि पुरुष निर्दोष साबित हो चुका है तो उस महिला को भी उतने ही उत्पीड़न दिए जाना चाहिए, उसके लिए भी ऐसे सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। जैसे पुरुष के जेल भेज दिया गया तो उससे भी 3 गुनी सजा देकर महिलाओं को भी जेल का प्रावधान होना चाहिए और मान हानि का केस दर्ज होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ खुद महिला होकर भी कि जो इस तरीके के छोटे सा महिला समूह का गुट है वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। और चंद पंक्तियों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि चहकती है चिड़िया कि चमन बदल रहा है, चमकते हैं तारे कि गगन बदल रहा है, शमशान की खामोशियां बता रही हैं लाशें वही है सिर्फ कफन बदल रहा है। तो ये जो हमारे कानून है इसमें कभी आचार्य कमलकांत जी, कभी शंकराचार्य जी और ना जाने ऐसे कितने ही पुरुष हैं जो सिर्फ ये नाम बदल रहे हैं। तो ये कानून कब बदलेगा? तो मेरी यही मांग है इस कानून को बदला जाए और उसमें आगे संशोधन किया जाए, महिला हो या पुरुष सभी के लिए समान कानून बनाया जाए। धन्यवाद। 76 की धारा के बारे में शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये घटनाएं देख रही हूँ। सच बात तो ये है कि 40% महिलाएं वो हैं जिनके साथ घटना होती है वो अपने घर के अंदर कैद रहती हैं, और बाकी जिनके पास घटना नहीं होती है, जिनके साथ नहीं होती है,
वो या तो उनके साथ कोई पार्टी लग जाती है, किसी सम्मानीय व्यक्ति के चरित्र को गिराने के लिए या उसकी प्रगति को नीचे गिराने के लिए वो उनके साथ लगा दिया जाता है, उनको पैसे का प्रलोभन दे दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो पैसे के चक्कर में अपना चरित्र बेच करके झूठा आरोप लगाती रहती हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी परिवर्तन होना चाहिए ताकि पुरुष समाज का शोषण रुक सके। कानून है ये शोषण ही शोषण कर रहे हैं। हमारी इस न्याय यात्रा की जो मुख्य मांग है, सबसे पहली मांग, जो निर्दोष पुरुष जेलों में बंद है, सरकार उनको बाहर निकाले। और जब भी किसी पे बलात्कार का आरोप लगे तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर वो व्यक्ति सामाजिक है, जैसे मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है, राजीव दीक्षित जी का शिष्य हूँ, मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, 2 महीने 3 दिन मैं जेल में रहा और केस भी मैं जीता, क्योंकि उस दिन जिस दिन का आरोप था उस दिन मैं अपनी कंपनी में था। अब मैं सार्वजनिक रूप से ये मांग करता हूँ कि सरकार मेरा नार्को टेस्ट करवाए और सारे समाज को ये पता चले आखिर मेरा क्या जुर्म था कि मैं जेल में गया और मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। चिकित्सा के माध्यम से मेरी जो गुरुकुल का नंबर था 93,569,450, उस नंबर को हैक करके सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट किया गया और गरीब रोगियों से पैसा लूटा गया। मुझे जेल में डालते समय पुलिस प्रशासन ने मुझे 2 दिन का भी समय नहीं दिया। आज मैं पिछले 2.5 वर्षों से लगातार डिप्रेशन में चल रहा हूँ और अब गौ माता की कृपा से मुझे थोड़ा साहस मिला है इन सभी महिला कार्यकर्ताओं, इस मातृ शक्ति की वजह से, कि मैं खड़ा हो पाया हूँ। अन्यथा तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता। 2.5 सालों में कम से कम 1 लाख बार मेरे मन में ये विचार आया कि मैं गंगा जी में सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन इस मातृ शक्ति ने मुझे जगाया, फिर से आगे मुझे बढ़ाया। और मेरी सभी से एक ही प्रार्थना है, ये जो बलात्कार के जो केस होते हैं इसमें आप देखोगे अधिकतर केसेज में महिला और पुरुष एक्सेप्टेंस के साथ संबंध बनाते हैं, बाद में महिला का उत्पीड़न होता है। इसमें कैसे होता है, मान लो कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है और वो दोनों संबंध बना रहे हैं और फिर जब लड़की के परिवार को पता चलता है, पहले दोनों को समझाते थे, अब क्या करते हैं, लड़की को डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं और जबरन थाने में उससे बयान करवाते हैं। तो इसमें उत्पीड़न किसका हुआ? जो महिला स्वयं से संबंध बना रही थी, प्रेम कर रही थी उस लड़के से, उसकी आत्मा अंतिम सांस तक तड़पेगी कि मेरे एक गलत निर्णय से वो लड़का 6 महीने 8 महीने तड़पता रहा। इस देश में बलात्कार का कानून सख्त कब बना? निर्भया कांड के बाद बना। क्या निर्भया प्रेम नहीं करती थी? निर्भया की रात में रक्षा किसने करी? उसका जो मित्र था वो अंतिम सांस तक लड़ता रहा निर्भया को बचाने के लिए। आज जो प्रेमी लोग हैं वही जेलों में सड़ रहे हैं। जिस जेल में मैं था वो ऐसे लड़के जेलों में बंद थे जिन्होंने लड़कियों के साथ शादी भी करी थी। एक शादी करने के बावजूद भी पोस्को एक्ट उस पे लगा दिया जाता है। तो अधिकतर केस सहमति से संबंध बना के जाते हैं। दूसरे जो केस हैं, पहले इस राष्ट्र में षड्यंत्र चलते थे, जैसे अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी को, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, उनको समाप्त कर दिया गया षड्यंत्र के साथ। अब ये बहुत आसान तरीका आ गया है, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करे उसको ऐसा कर दो, ना मरा रहे ना जिंदा रहे, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दो, किसी महिला को भेज दो। और ये प्रकृति है, ये स्वाभाविक स्थिति है। इसे समाज भी समझने का कोशिश करे कि हमारी जो विचारधारा है, बचपन से हमें जो टेलीविजन दिखाया जा रहा है, टेलीविजन के माध्यम से जो फिल्में हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनमें प्रेम का अर्थ ही लड़की है, लड़का लड़की नहीं तो प्रेम नहीं, सीधा सा अर्थ ये। अगर कोई दोषी है इसमें तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ये जो सरकार जो परमिशन दे रही है ऐसी फिल्में बनाने की, प्रेम का अर्थ विस्तृत है। तो मेरी प्रार्थना यही है कि ये जो झूठे आरोप लगते हैं इसकी जांच हो और जितनी भी महिलाएं आज तक आप केसों को देखोगे तो अधिकतम महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में जाके ये कहा था कि बलात्कार हुआ और कोर्ट में जाके कहा नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? ये बुना पूंजी का ऐसा व्यापार है जो मेरी पूरी मातृ शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हर बड़े बड़े छोटे छोटे शहर में 5-10 लड़कियां इस ग्रुप में जुड़ गई, इस बिजनेस के साथ जुड़ गई। क्योंकि एक औरत अगर मेहनत करती है दिन भर, जैसे आप पत्रकार बहने हैं, आप दिन भर जब रोड के ऊपर पत्रकारिता करती है तो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए कमाती हैं। और ऐसी जो दुष्ट औरतें हैं वो मात्र एक ही हनी ट्रैप में 4-4, 5-5 लाख रुपए खा जाती है। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो ये रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि आज मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। अगर आज इसको नहीं रोका गया तो हर शहर में 400, 500, 700, 800, 900, हजारें औरतें इस बिजनेस में उतर जाएंगी। तो ये एक इतना गंदा बिजनेस है कि इसको रोकना होगा, बिना पूंजी का व्यापार है। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे राष्ट्र में ऐसे गलत कानून चल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैरिज एक्ट, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को ये कहा गया कि आप एक शादी करोगे, आप इस संविधान से चलोगे, आप कानून से चलोगे। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं,
हमारे जो ईसाई भाई है उनको कहा गया आप अपने धर्म से चलोगे। ये देश किसका है? दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है?